अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं। हमने जो पिछले लेक्चर में स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में डिस्कस करवाया था कि व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया की उधर हमने डिस्कस करवाई थी स्किज़ोफ्रेनिया का इंट्रोडक्शन, फिर साथ में जो है ना हमने डिस्कस करवाया था उधर कॉजेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, फिर हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया की स्किज़ोफ्रेनिया का वर्ड किस तरह आ गया, फिर जो है ना हमने प्रेवलेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया वो डिस्कस करवाया था, और साथ में पहले वाले पार्ट में फिर हमने डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डिस्कस करवाया था। तो उधर जो डायग्नोसिस का स्किज़ोफ्रेनिया का जो डायग्नोसिस हमने उधर डिस्कस करवाया था ना, तो उस डायग्नोसिस में हमने कहा था कि कौन कौन सी सिम्टम्स के बेस पे जो है ना हमने आपने स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करवाना है। आप ये कहोगे कि ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, तो वो सिम्टम्स कौन कौन सी होगी और फिर उसका ड्यूरेशन कितना होगा, तो उसमें जो है ना हमने ये बताया था। लेकिन उधर हमने ये नहीं एक्सप्लेन करवाया था कि वो जो सिम्टम्स आप डायग्नोस करवाओगे वो सिम्टम्स आप किस तरह डायग्नोस करवाओगे। उधर हमने सिर्फ जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस के लिए जो सिम्टम्स रिक्वायर्ड थी उस सिम्टम्स की सिर्फ नेम हमने बताई थी, और उसका एक्सप्लेनेशन जो है ना वो हमने नहीं बताया था कि वो सिम्टम्स का आपको कैसे पता चलेगा। तो वो इस लेक्चर में जो है ना हम आपको बताने वाले कि स्किज़ोफ्रेनिया की वो जो सिम्टम्स हमने बताई थी वो सिम्टम्स कौन कौन सी है, किस तरह जो है ना आप उस सिम्टम्स को जो है डायग्नोस करवाओगे। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है ये जो साइंस सिम्टम्स की क्लासिफिकेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत लॉजिकल या डिफिकल्ट भी है। इसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है। साथ में जो है ना इसमें डिल्यूजनल डिसऑर्डर या हेलुसिनेशनल डिसऑर्डर ये भी कंप्लीट हो रहा है हमारी। तो ये वाला लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से जो है ना इसको लास्ट तक आप जरूर देखिए। ओके, तो लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए फॉर द इमीडिएट नोटिफिकेशन, और दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करवाएं। ओके, सो सबसे पहले साइन सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स साइन सिम्टम्स के बारे में, तो स्किज़ोफ्रेनिया की जो साइन सिम्टम्स है ये DSM-4 और DSM-5 दोनों में जो साइन सिम्टम्स है उसका एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है, और वो क्लासिफिकेशन ये कि इसमें कुछ सिम्टम्स नेगेटिव होते हैं, कुछ सिम्टम्स इसमें पॉजिटिव होते हैं। साथ में जो है ना जनरली हम कहते हैं कि इसके साथ साथ एक और सिम्टम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स, लेकिन वो कॉग्निटिव सिम्टम न DSM-4 में है और न DSM-5 में। वो कॉग्निटिव सिम्टम जो है ना वो नेगेटिव सिम्टम पॉजिटिव सिम्टम दोनों में जो है ना वो क्या है, एम्बेडेड है। ओके, तो इस वजह से कॉग्निटिव सिम्टम जो है ना वो हम नहीं पढ़ते, वो इन दोनों में एम्बेडेड है। लेकिन यहाँ पर सब हम डिस्कस करवाएंगे व्हाट आर द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड व्हाट आर द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, तो ये वाला जो लेक्चर प्रिपेयर किया, तो ये तकरीबन हमारी जितनी भी साइन सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया की, तो उसका ये क्या है, ये एक वो है खुलासा है, उन सब का खुलासा है। तो इसी के बेस पे जो है ना हम जानेंगे कि किस तरह जो है ना आपने सिम्टम्स की क्लासिफिकेशन को जाननी है। ओके, सबसे पहले ये वाला लेक्चर जब हम पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ लिंक करवाते हैं हम स्लाइड्स को भी, ताकि फिर आपको स्लाइड जो है ना वो भी समझ आ जाए। ओके, तो स्किज़ोफ्रेनिया की जो साइन सिम्टम्स है ना, इधर जब हम पढ़ते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की साइन सिम्टम्स के बारे में, तो हमारी जहन में ये वाली जो सिम्टम्स है टोटल, ये जनरल हम कहते हैं थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट इंजर्शन, थॉट विड्रॉल, बीइंग कंट्रोल, ये वाले है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया की जो मेन सिम्टम्स हमने बताई थी वो ये 5 सिम्टम थी पहली वाली डायग्नोसिस में जो हमने बताई थी, और हमने ये कहा था कि जब आप स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करवाओंगी तो इन सिम्टम्स में एक या दो सिम्टम्स जरूर होना चाहिए, जिसमें जो है ना हेलुसिनेशन और डिल्यूजन में एक जरूर हो। ओके, फिर साथ में जो है ना डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, डिसऑर्गेनाइज कैटाटोनिक बिहेवियर है, नेगेटिव सिम्टम्स है। नेगेटिव सिम्टम में फिर अलग क्लासिफिकेशन है। तो ये वाले क्या है, ये जो हम पढ़ते हैं ये पॉजिटिव सिम्टम्स है, ये पॉजिटिव सिम्टम्स है। ये क्या है, ये नेगेटिव सिम्टम्स है। अब इस पॉजिटिव सिम्टम्स के अलग क्लासिफिकेशन है, नेगेटिव सिम्टम्स की अलग क्लासिफिकेशन है। ये बाकी जो है ये इनके पार्ट्स में आते हैं। अभी हम पढ़ते हैं डिटेल से कि व्हाट आर द पॉजिटिव सिम्टम्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव सिम्टम्स। ओके, इसके बाद फिर आता है ये ब्यूलर साइंस। तो ब्यूलर साइंस बेसिकली ये क्या है, ये भी सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, और ये क्या है, ये नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में आते हैं। लेकिन ये सिम्टम्स क्लासिफिकेशन से पहले इसलिए आगे हैं, इधर ये जो सिम्टम्स क्लासिफिकेशन है ये वो वाला 7वीं पेज पे, तो सिम्टम्स क्लासिफिकेशन से इसलिए पहले आ गई क्योंकि ब्यूलर जो था या यूगन ब्यूलर के जो पहली हिस्ट्री में हमने बात की थी कि जिसने जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया को नेम दिया था, वो वाला डिमेंशिया प्रिकॉस से जो है ना इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया का नाम इस डिसऑर्डर को दिया था। तो उन्होंने सिर्फ 4 सिम्टम्स के बेस पे जो है ना वो स्किज़ोफ्रेनिया का नेम दिया था, और वो 4 सिम्टम्स को उन्होंने नेम दिया था द ब्यूलर-A4 सिम्टम्स और द ब्यूलर-A4 सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, तो उसी 4 सिम्टम्स को जो हम पढ़ते हैं तो ये क्या है, ये हमारी जो नेगेटिव सिम्टम्स है ये वाली, इस नेगेटिव सिम्टम्स की अंडर आते हैं ये द ब्यूलर-A4 सिम्टम्स। हाँ, ओके, तो ये तो आपको समझ आ गया कि किस तरह जो है ना हम इसको वो करवा सकते हैं,
लिंक करवा सकते हैं हमारी स्लाइड के साथ। तो स्लाइड में जो है ना कुछ क्लासिफिकेशन कुछ सामने आगे है कुछ पीछे, इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी होते हैं। लेकिन इधर से हम शुरू करते हैं, कहाँ से, ये वाला जो लेक्चर है इधर से हम शुरू करते हैं कि जब हम साइन सिम्टम को डायग्नोज करवाएंगे तो उसके लिए जो है ना ये जो खाका हमने बनाई इसको आप लाजम समझिए। ओके, अब ये वाला जो है ना इसमें हम है द फर्स्ट वन इज द नेगेटिव सिम्टम, द सेकंड वन इज पॉजिटिव सिम्टम। अब इसको जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स क्यों कहते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स को इसलिए कहते हैं कि नेगेटिव सिम्टम्स ये होते हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में लेस देन नॉर्मल होते हैं, मतलब एक बंदा है और वो बंदा नॉर्मल से लेस बिहेव करवाता है, उसकी जो फंक्शंस होते हैं वो लेस इफेक्टिव होते हैं, लेस होते हैं, मतलब वो डेफिसिट होते हैं। लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है, एक्सेस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, जिसमें जो है ना आप फंक्शन को नॉर्मल से ज्यादा करवाते हो। फॉर एग्जांपल ये बॉल पॉइंट है, ये मैं जो है ना मूव करवाता हूँ, तो एक मूव ऐसा है कि ये मेरा नॉर्मल मूवमेंट है, लेकिन जब ये मैं स्लो स्लो मूव करवाता हूँ तो ये लेस देन नॉर्मल है। अगर मैं ये तेजी से करवाता हूँ ये एक्सेस देन नॉर्मल है। तो ये पॉजिटिव सिम्टम में एक्सेस देन नॉर्मल, नेगेटिव में लोअर देन नॉर्मल। पॉजिटिव सिम्टम्स को हम अटेंशन गेटर भी कहते हैं या अटेंशन गेटर। अटेंशन गेटर क्या है, क्योंकि ये जो है ना ये स्किज़ोफ्रेनिया में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो सिम्टम नीचे आएगी उसको आप डिस्कस करवाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में मेनली ये सिम्टम जरूर होना चाहिए। और ये नेगेटिव सिम्टम जो है इसको हम क्रिपलिंग सिम्टम्स कहते हैं। क्रिपलिंग का मतलब है लेस इफेक्टिव, क्या कहते हैं इसको, लेस इफेक्टिव। अब लेस इफेक्टिव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया में ये ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल नहीं है, ये सिम्टम ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है और ये जो है ना लेस होते हैं, लेस इफेक्टिव होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल नहीं। तो शुरू करते हैं हम पॉजिटिव की बजाय हम नेगेटिव सिम्टम से शुरू करते हैं। नेगेटिव की बात फिर हम पढ़ेंगे क्या, पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, तो नेगेटिव सिम्टम्स में ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का है जो डीएसएम में हमें दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ एक और क्लासिफिकेशन जो हम जनरली करते हैं। जनरली हम बॉडी की उस कंडीशन के बेस पे करते हैं और वो कंडीशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी की इमोशन में चेंज आ गई तो इमोशन में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं, फिर कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चेंजेस आती है, फिर जो है ना थिंकिंग में कौन कौन सी चेंजेस आती है, फिर जो है ना परसेप्शन में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, एंड द लास्ट जो है ना बिहेवियर में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं। तो ये जो है ना ये सारे के सारे क्या है, ये जो हम बॉडी की फंक्शन की या बॉडी की कंडीशन के बेस पे करते हैं तो वो है। फिर जो है ना हम क्लासिफाई करवाएंगे कि इमोशन में जो चेंजेस आते हैं आए वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, थिंकिंग में जो चेंजेस आते हैं या आए वो पॉजिटिव या नेगेटिव सिम्टम्स है। तो उसी तरह जो है ना हम इस तरह के करवाएंगे। ओके, तो नेगेटिव सिम्टम में द फर्स्ट वन इज इमोशन। आपके इमोशन में जो चेंजेस आती है विद इन द स्किज़ोफ्रेनिया, तो वो क्या है, इमोशन में जितने भी चेंजेस आते हैं तो वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। इमोशन में पॉजिटिव सिम्टम नहीं आती। किस तरह, इमोशन में पहला वाला है प्लेट इफेक्ट से, फिर जो है ना इसमें ब्लंटेड इफेक्ट है, फिर इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट है, फिर एपीजिया है, फिर इनकॉन्ग्रुएंट इफेक्ट है और द लास्ट वन इज लेबाइल मूड। ये क्या है, ये नेगेटिव सिम्टम्स इमोशन में चेंजेस है। अब हम इसको पलटे किससे, अब पलटे इसको स्लाइड से कि स्लाइड में किस तरह के ये सिम्टम्स हम वो मालूम करते हैं। तो ब्लिलर एपोर से हम शुरू करते हैं। ब्लिलर एपोर में ज्यादातर जो है ना ये एक्सप्लेन होते हैं, क्योंकि ब्लिलर एपोर में जो अफेक्ट है ना, तो अफेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम इमोशंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अब इमोशन भी इसको हम कह सकते हैं। इस वजह जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, अफेक्ट और इमोशंस। तो इमोशनल चेंज जो है ना ब्लिलर एपोर में जो पहला वाला है उसमें एक्सप्लेन होते हैं। अब इमोशन में हमने बताया कि इसमें कौन कौन से प्लेट इफेक्ट होते हैं, ब्लंटेड इफेक्ट होते हैं, इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट, एपीजिया, इनकॉन्ग्रुअस मूड और इनकॉन्ग्रुअस इफेक्ट और लेबाइल मूड। द फर्स्ट वन इज प्लेट इफेक्ट। तो प्लेट इफेक्ट क्या है, ओके, तो ब्लिलर एपोर फंडामेंटल साइंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया आर रेफर्ड टू एज द 4S। ओके, अब वो इफेक्ट या इमोशन, इमोशन में कौन कौन सी, द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पर्सन फीलिंग एंड इमोशंस। अफेक्ट हम किस चीज को कहते हैं कि जो पर्सन का आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन होता है या जो एक्सप्रेशन होता है टुवर्ड द एनवायरनमेंट एक बंदे का, चाहे वो फीलिंग्स हो उसका, चाहे वो इमोशंस हो उसका, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट को मैनिफेस्ट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अफेक्ट और इमोशन। अब अफेक्ट और इमोशन में कौन कौन सी आते हैं, द फर्स्ट वन इसमें आते हैं प्लेट अफेक्ट और प्लेट, जिसको हम सिंपली कहते हैं। अब प्लेट अफेक्ट में क्या होता है, प्लेट अफेक्ट में जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होता है ना उसको ये साइन सिम्टम्स जैसे होती है कि नो फेशियल एक्सप्रेशन एंड एब्सेंस ऑफ विजिबल क्यूज टू द पर्सनस फीलिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना उसका कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं होता पेशेंट का, और उसका जो है ना इन एब्सेंस ऑफ विजिबल क्यूज टू द पर्सन फीलिंग्स, और उसमें जो है ना जो विजिबल क्यूज होता है, जो गेस्चर्स होते हैं, तो वो भी नहीं होती। इससे मतलब ये है कि प्लेट अफेक्ट में इंसान क्या होता है, वो जो हम कहते हैं ना कि टिस से मिस नहीं होता है इंसान, टिस से
मिस नहीं होता। आप उनको जो है ना 1000 बार बातें करो लेकिन वो कोई आपको जवाब नहीं देता, तो इसको हम कहते हैं प्लेट इफेक्ट। अब इसका एग्जांपल क्या है, व्हेन जोनेटा मदर टेल्स हर दैट हर फेवरेट डॉग डाइज। जब जोनेटा के मदर ने उसको कहा कि आपका जो पसंदीदा वो कुत्ता था ना वो क्या हो गया, वो मर गया। तो जो वेस्टर्न कंट्री है उसको कुत्ता जो है ना बहुत फेवरेट चीज उनका होता है। तो अब वो क्या है, अगर ये मर गया तो जेनेटा को होना चाहिए था कि वो जो है ना फीलिंग अब सारो इस पे वो क्या करे, एक्सप्रेस करे। लेकिन जेनेटा को सिम्टम्स ऑफ प्लेट इफेक्ट है, तो प्लेट इफेक्ट में वो क्या करेगा, सिंपली जेनेटा जो है ना इसमें क्या करवाएगा, ओह का सिर्फ जिक्र करेगा और बाकी जो है ना वो इसमें कुछ नहीं कहेगा। एंड डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ एन इमोशनल रिस्पांस। और जो इमोशनल रिस्पांस होता है ना वो जेनेटा जो है ना वो इमोशनल रिस्पांस शो नहीं करेगा जिस तरह की होना चाहिए। सिर्फ उन्होंने एक ओह किया और बस किस्सा खत्म। तो इसका मतलब ये कि उस पर इतना ज्यादा असर नहीं हुआ। तो ये क्या है, प्लेट इफेक्ट है कि उसमें जो है ना उसका जो इमोशन होना चाहिए था इस वक्त वो इमोशन इसकी कम है, इस वजह से ये नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं। द सेकंड वन इज ब्लंटेड इफेक्ट। अब ब्लंटेड इफेक्ट में डल इमोशनल रिस्पांस टू अ सिचुएशन, उसमें जो है ना इमोशनल रिस्पांस, इसमें रिस्पांस नहीं होता, इमोशनल रिस्पांस इसमें मोस्टली एब्सेंट होता है। इसमें अब इमोशनल रिस्पांस होता है ब्लंटेड में, लेकिन वो क्या होता है, डल होते हैं, बहुत ज्यादा मिनिमम लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जांपल टॉम हैज बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज वाइफ्स विजिट। टॉम जो है ना अपनी बीवी की उसको विजिट को देखते हैं। व्हेन शी अराइज, जब उसकी बीवी आ पहुंचती है घर ऑन द यूनिट ही इज ओनली एबल टू गिव हर अ स्माइल। तो टॉम उसको जो है ना सिर्फ स्माइल देते हैं और बाकी कुछ भी नहीं करते। हालांकि जो वो होते हैं ना बीवी, जब बहुत अरसे बाद घर में आते हैं तो किस तरह जो है ना उसकी इस्तेकबाल की जाती है, तो इधर जो है ना वो नहीं है। टम ने सिर्फ उसको स्माइल किया, इसका मतलब ये कि उसका अफेक्ट जो है ना या उसका इमोशन जो है ना वो बहुत ज्यादा लो हो गई है। ओके, तो ब्लंटेड इफेक्ट इसको कहते हैं। द थर्ड वन इज इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। अब इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन द पर्सन इमोशनल टाइम्स इज नॉट रिलेटेड टू द इमीडिएट सर्कमस्टांसेस। अब इसमें इनएप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि वो अपने माहौल के साथ जो है ना बिहेव अच्छी तरह, या जो सिचुएशंस होते हैं उस सिचुएशन की तरह जो है ना वो क्या करता है, इमोशनल टाइम्स उसकी उस तरह नहीं रहती, इमोशनल रिलेशन उसका उस तरह उसी तरह जो है ना वो नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल when told it's time to run up the TV and go to bed, Jew begins love. गुड, देखिए इनएप्रोप्रिएट का मतलब है कि जो एनवायरमेंट आपसे चाहते हैं आप उसके उलट करते हो, जो सोसाइटी आपसे चाहते हैं आप उसके उलट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ना आपकी अम्मी आपको कही कि आप टीवी को छोड़ दो और जाओ, आपकी नींद का टाइम है, और आप जो है ना उस पर हंसते हो, तो ये क्या है, ये इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल या इसको बिजारी इफेक्ट भी कहते हैं। बिजारी मतलब अनयूजुअल या स्ट्रेंज इफेक्ट, या ऐसा इफेक्ट जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल आपको कही कि आपका कोई फ्रेंड है उसका क्या हो गया, डेथ हो गया, और आप जो है ना उस पर क्या हंसना शुरू करी, तो ये क्या है, आपको खफा होना चाहिए था लेकिन आपने उस पर हंसना शुरू किया, तो ये क्या है, ये है इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। ओके, अब इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट के बाद जो इमोशंस है, इमोशन में फिर आते हैं इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट के बाद जो है फिर आते हैं इपीजिया। तो ये सारे इमोशंस में, ओके, इमोशंस के टाइप में या अफेक्ट के टाइप में ब्लीडर रिपोर्ट के। अब इपीजिया में आपको जो है ना दो किस्म की इपीजिया मतलब लॉस ऑफ स्पीच होता है। लॉस ऑफ स्पीच दो किस्म के आते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सप्रेसिव इपीजिया, दूसरी को हम कहते हैं रिसेप्टिव इपीजिया। अब एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव किस तरह आता है, तो इसको आप समझिए जरा। फॉर एग्जांपल आपका ब्रेन है, ये ब्रेन, तो ब्रेन का जो लेफ्ट टेम्पोरल लोब होता है ना, लेफ्ट टेम्पोरल लोब, तो उधर एक एरिया होता है और उस एरिया को हम कहते हैं वर्निकस एरिया। अब इस वर्निकस एरिया में क्या होता है, वर्निकस एरिया बेसिकली जो साउंड आपको आते हैं ना, जो आवाजें आपको आती है, तो वो आवाजें ये वर्निकस एरिया रिसीव करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इसको रिसीव के बाद इसको प्रोसेस करवाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं इसको लेके जाते हैं जनरल इंटरप्रेट एरिया में। जनरल इंटरप्रेट एरिया में क्या होता है, जनरल इंटरप्रेट मतलब वो जो बात आपने सुनी है ना, अब उस पर आप इंटरप्रिटेशन करवाते हो, प्रोसेसिंग करवाते हो। फिर जो है ना ये जाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और उधर जो है ना फिर इसका मजीद प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के बाद जो है ना क्या होता है, उसका एक आंसर ढूंढा जाता है, उस बात का, उस क्वेश्चन का, उस डिस्कशन का एक आंसर ढूंढा जाता है। फिर उस आंसर को दी जाती है ब्रुकास एरिया में। अब ब्रुकास एरिया को हम कहते हैं एक्सप्रेसिव एरिया। ये वर्निकस एरिया रिसेप्टिव एरिया है, इधर जो है ना रिसीव होता है साउंड, और ये जो है ना ये कौन सा एरिया, ये एक्सप्रेसिव इधर है, इधर जो है ना इस चीज को एक्सप्रेस की जाती है, बात को एक्सप्रेस की जाती है। इस ब्रोकास्ट एरिया में जब बात आ जाए तो आपको कहा जाता है कि आप जो आपसे क्वेश्चन किया गया है उसका आंसर आप इस तरह दे दो। ओके, तो ये क्या है, ये रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव एरिया है जिसमें आप रिप्लाई देते हो।
अब एक्सप्रेसिव एपिजिया में क्या होता है कि आपका एक्सप्रेसिव एरिया जो है ना वो काम करना छोड़ दे, ब्रोकास एरिया आपका खराब हो जाए, तो आप जो स्पीच आप तो रिसीव करवा सकते हो, लेकिन उसको जो है ना फिर आप रिप्लाई नहीं दे सकते। आपका आंसर सब कुछ होता है आपके पास, लेकिन आप रिप्लाई नहीं दे सकते, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव एपिजिया। रिसेप्टिव एपिजिया वो एपिजिया है जिसमें जो है ना आप चीज को समझते नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं करवाते, आप उसको उस बात को आप पिकअप ही नहीं करवा सकते। जब इधर वर्निकस एरिया में चेंजेस आ जाए तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टिव एरिया। ओके, तो ये क्या है एपिजिया के वो है कि एपिजिया किस तरह इंसान को लगते हैं। तो एपिजिया एक सिम्टम है कि इसमें जो है ना आपको लॉस ऑफ स्पीच होता है, और ये क्या है, ये भी नेगेटिव सिम्टम्स अंडर द इमोशन इफेक्ट आते हैं। फिर इसके बाद जो है ना इनकंग्रुएंट या इनकंग्रुअस मूड और इफेक्ट, इसमें ये होता है। अब इनकंग्रुएंट मूड, इनकंग्रुअस का मतलब ये कंप्लेक्टिंग, एक होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये कि आप उस चीज के साथ साथ चलो। एक इनकंग्रुएंट का मतलब है कि आप उस चीज के खिलाफ चलो। सिम्टम्स कंप्लेक्ट विद करंट मूड, वो सिम्टम जो आपकी करंट मूड को क्या करे, उसकी बराकस चले, उसकी क्या चले, खिलाफ चले, तो उसको हम कहते हैं इनकंग्रुएंट मूड। अच्छा, अब इनकंग्रुएंट मूड में क्या होता है, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो सिम्टम्स आपके जो अपीयरेंस है, उस अपीयरेंस का वो अपीयरेंस और आपका जो इंटरनल फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स क्या होते हैं, कंप्लेक्ट में होते हैं। वो क्या होते हैं, उसकी कंप्लेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो है ना, आप फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लविंग वन जो है ना वो मर गया है, और आप जो है ना बाहर से हंस रहे हो। अब ये जो है ना लोग आपको इस तरह इंटरप्रेट करवाएगा, लोग इस तरह कहेगा कि ये बंदा जो है ना क्या है, खुश है, लेकिन आप अंदर से क्या हो, खफा हो असल की। लेकिन असल में जो है ना आप क्या करवाते हो, आप जो है ना डिसऑर्डर या डिजीज की वजह से जो है ना आप क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से आप बाहर जो है ना उसी तरह नहीं दिख रही जिस तरह आप अंदर होते। इसको हम कहते हैं इनकंग्रुएंट मूड कहते हैं उसको हम। ओके, अब the sixth one is labile mood. Labile mood symptoms shift from fearfulness to joyfulness for no time or no obvious reason. अब इसमें जो है ना डायरेक्ट शिफ्टिंग होते हैं, आप खफा हो एकदम जो है ना आपको खुशी लग जाए, आप हंसना शुरू करें, आप जो है ना लोगों के साथ बातें शुरू करें, तो ये क्या, या आप जो है ना बहुत ज्यादा खुश हो, हंसते हो, एकदम जो है ना आपका मूड खराब हो जाए, आप जो है ना एकदम गम में चले जाओ, तो ये क्या है, ये लिबाइल मूड है कि आपका मूड जो है ना वो टेम्परेरी बन जाता है। आप जो है ना फिर न टाइम को देखते हो, ना आप कोई रीजन होता है, आप जो है ना बगैर रीजन के, बगैर टाइम के खुश होते हो, खफा होते हो, खुश होते हो, खफा होते हो। तो ये क्या है, फिर ये लिबाइल मूड है आपका। अब इसके बाद जो है ना ये क्या था, ये इमोशंस थी, आपके इमोशन में किस तरह चेंजेस आते। तो ब्लीलर का जो फर्स्ट ए था वो ए क्या हो गया, वो क्लियर हो गया, और ये ए जो है ना इसके नेगेटिव सिम्टम्स में आते, तो इसलिए वो भी क्लियर हो गया। अब ब्लीलर के जो अदर सिम्टम्स है उसमें आते, फिर एसोसिएटिव है, ये वाली आप देखिए, एसोसिएटिव लूजनेस है, ऑटिज्म है और इम्बैलेंस है। तो ये जो है ना बाकी आती है आवर क्लासिफिकेशन में, इमोशंस में नहीं आती। 12 नेगेटिव सिम्टम्स की टाइप से, लेकिन इमोशन में नहीं आती, बाकी में आती है। तो चलते उधर की किस में फिर आते हैं, तो उधर ही हम इसको एक्सप्लेन करवाते हैं। ओके, इमोशन का तो किस्सा क्या हो गया, ब्लीडर ए में जो है ना ये वाला खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है ना द सेकंड नेगेटिव सिम्टम्स इज कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन में आप कौन कौन सी खराबी आती है। ओके, तो कम्युनिकेशन में फिर जो खराबियां आपकी आती है ना, तो उसको हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन में ये जो है ना, ये सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए करवाता है क्योंकि अगर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में खराबी होती है तो उसके वजह से जो है ना फिर आप उसके साथ जो है ना इम्पॉसिबल टू बिल्ड रेपो विद पेशेंट। अब उसके पेशेंट के साथ आप रेपो जो है ना वो बिल्डअप नहीं करवा सकते क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। आप उसको जो है ना एक बात कहोगे वो आपको दूसरे जवाब देगा। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम उसकी कम्युनिकेशन में आ सकती है। ओके, अब जो है ना इधर है द फर्स्ट वन इज एलोजिया। एलोजिया कम्युनिकेशन में जो सिम्टम द फर्स्ट वन इज एलोजिया। एलोजिया में क्या होता है, रिड्यूस फ्लुएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो साउंड आता है या जो आपकी वॉइस होता है, आपकी कम्युनिकेशन होता है, तो उस कम्युनिकेशन में फ्लुएंसी भी खत्म हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। अब फ्लुएंसी क्या है और प्रोडक्टिविटी क्या है, तो इसके लिए जो है ना एलोजिया की फिर दो सिम्टम्स है, टू टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज पावर ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, सॉरी ये पॉवर्टी है, पॉवर्टी ऑफ स्पीच। द सेकंड वन इज पॉवर्टी ऑफ कंटेंट। पॉवर्टी ऑफ स्पीच में क्या होता है कि आपके साथ अल्फाज खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है, क्वांटिटी ऑफ स्पीच आपका रिड्यूस हो जाता है। एलोजिया है, एलोजिया में पॉवर्टी ऑफ स्पीच है। अब इसमें जो है ना आपके साथ क्वांटिटी ऑफ स्पीच, अल्फाज आपके साथ खत्म हो जाते हैं। मतलब ये कि आप एक दो बात करते हो फिर जो है ना आप खामोश हो जाते हो, आपके पास आगे अल्फाज नहीं होता। आप जो है ना एक बात करते हो फिर रुक जाते हो, फिर दूसरा बात करते हो फिर रुक जाते हो। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी ऑफ स्पीच आपके साथ नहीं है, ज्यादा बातें आप नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें दूसरा जो टाइप है वो है पॉवर्टी ऑफ कंटेंट है। तो पॉवर्टी ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि आपके पास मीनिंगफुल अल्फाज नहीं होते। आपके पास तो अल्फाज बहुत सारे होते हैं, बातें आप इस तरह करते हो कि किसी का
बाप जो है ना आपके साथ मुकाबला नहीं करता। जब उस पेशेंट से आप एक बात की पूछते हो ना तो वो आपको हजारों बातें जो है ना शुरू करते हैं, लेकिन उसके अल्फाज में एक लफ्ज भी मीनिंगफुल नहीं होता। मीनिंग का मतलब ये है कि आप उससे जो पूछिए वो आपको नहीं बता रहा, आपके जो है ना उसके साथ साथ किसी कहानी वो जुड़ेंगी। तो क्या होता है, आपके पास कंटेंट नहीं होता, आपके पास पॉवर्टी ऑफ कंटेंट जब नहीं होता तो उसको हम कहते हैं फिर एलोजिया। और एलोजिया की दोस्त ये है कि आपके पास प्रोडक्टिविटी मतलब कंटेंट नहीं होता, फ्लुएंसी मतलब आपके पास जो है ना पॉवर्टी ऑफ स्पीच होता है। ओके, एलोजिया ये एक सिम्टम्स हो गए कम्युनिकेशन में। अब दूसरा जो है कौन सी कम्युनिकेशन में कौन सी खराबी आती है, परसिग्रेशन। अब परसिग्रेशन में क्या होता है कि परसिग्रेशन में कंसिस्टेंट एंड इम्पोर्टेंट यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। अब इसमें आप क्या कहते हो कि आप जो है ना कंसिस्टेंटली और इम्पोर्टेंट इररिलेवेंट वर्ड जो है ना आप यूज करवाना शुरू कर देते हो। आप जो है ना एक बात की वो इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ सर्टेन वर्ड मतलब ये कि आपसे जो है ना एक आपके पास अब नर्स बैठा है और आपने जो है ना उसके साथ कम्युनिकेशन शुरू किया। आप उस कम्युनिकेशन में आप बार बार जो है ना एक चीज के पीछे पड़े हो कि फॉर एग्जांपल आपने जो है ना अब मैं शुरू करूँ कोई मैं ऐसा हूँ बल पॉइंट, मैं ये तो होना चाहिए लेकिन बल पॉइंट, ये काम तो आपने करनी चाहिए लेकिन बल पॉइंट। तो आप जो है ना ये लफ्ज ये बल पॉइंट जब आप हमेशा रेगुलर दिन जो है ना इसको कंसिस्टेंटली और इम्पोर्टेंट का मतलब है इररिलेवेंट, जरूरत नहीं है उस अल्फाज के अदा करने की और आप उसको जो है ना बार बार अदा करते हो तो फिर उसको हम कहते हैं परसिवरेशन। ओके, द थर्ड वन इज क्या है, सर्कमस्टेंशियलिटी। अब सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होता है कि आप इसमें आप अननेसेसरी एंड ट्रिवियल डिटेल आप करते हो। इसमें क्या होता है, आपको अननेसेसरी एंड ट्रिवियल डिटेल आप शुरू करते हो, लेकिन सर्कमस्टेंशियलिटी में बेसिकली होता है कि आपसे कोई पूछे फॉर एग्जांपल कि आपका गांव जो है ना वो किधर है, और आप जो है ना उसको कहानी शुरू करो कि मेरा गांव में तो पैदा इधर हुआ था, फिर उधर गया, फिर उधर से इधर आया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, और आखिर में आप अपने टॉपिक पे आते हो कि मेरा घर तो जो है ना अब जो है ना मेरा घर उधर है। तो आपसे सिर्फ पूछा गया था कि आपका घर किधर है, आपने जो अननेसेसरी टेल बना दिया, ये कहानी आपने शुरू की, ठीक है सर्कमस्टेंशियलिटी है। लेकिन इसमें ये होता है कि आप वापस अपने टॉपिक पे आते हो, लेकिन जो टेंजेंशियलिटी होता है ना उसमें भी आप वही की वही कहानी बताते हो। आपसे कोई एक बात की पूछे और आप जो है ना उसी शुरू हो जाओ, बस शुरू हो जाओ आपके, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि मुझसे पूछा किया गया था, और न आपके वो नर्स को पता होता है कि मैंने जो पूछा था उसका जवाब कहाँ पे उन्होंने दिया। ओके, तो फिर जो है ना वो क्या होता है कि अनरिवील्ड डिटेल बट डजंट कम टू द एक्चुअल टॉपिक, जो एक्चुअल टॉपिक को जो है ना वो वापस नहीं आता, उसको हम कहते हैं टेंजेंशियलिटी कहते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन क्या है, तो डिस्ट्रैक्शन में सिंपली जो है ना डाइवर्टेड अटेंशन है, जिसमें आपका अटेंशन जो है ना वो लॉस हो जाए, आप किसी चीज पे फोकस नहीं करवा सकते हो। कोई आपको कहीं की वाला चीज के आप जो है ना इसको देखे 1 मिनट देखें और आपको कहा जाए कि आपने जो है ना इधर से ये वाली बात आपने सुन ली है, किसी की बात सुनी और एकदम जो है ना आपका डिस्ट्रैक्शन जो है ना आपका वो फोकस जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। फिर इसके बाद आता है एम्बिवेलेंस। तो एम्बिवेलेंस में क्या आता है, डिफिकल्टी इन डिसीजन। इसमें क्या होता है, एम्बिवेलेंस बाद में भी आती है, लेकिन एम्बिवेलेंस में आपका जो वो होता है ना, इधर आप पढ़ ली एम्बिवेलेंस का ये वाला है कि concurrent experiences of opposite feeling make it impossible to make a decision। इसमें होते हैं आपके opposite feelings होते हैं, एक चीज के बारे में आपके दो फीलिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें कि इस शख्स के साथ मेरा तो लव भी है, साथ में आप इसमें भी कंफ्यूज है कि मेरा तो नफरत भी है इसके साथ, तो ये दोनों बातें आपको जो है ना इस डिसीजन पे नहीं पहुंचाती कि इस शख्स के साथ मेरा किस तरह रिलेशन है। ओके, तो ये क्या है, ये आपका एम्बिवेलेंस है। तो एम्बिवेलेंस भी कम्युनिकेशन वो है उसमें आते कि जिसमें जो है ना आपको डिफिकल्टी एंड डिसीजन मेकिंग आपको देना पड़े। तो ये क्या है, बेसिकली आपको तो लगता है कि कॉग्निटिव में बेसिकली आते हैं, लेकिन कॉग्निटिव का हमने कहा कि कॉग्निटिव एम्बेडेड है किस चीज में, नेगेटिव सिम्टम्स में। तो इस वजह से जो है ना इसको हम कहते हैं कि आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है उस कॉग्निटिव फंक्शन में क्या आता है, डिफिसिट आता है, इस वजह से आप डिसीजन नहीं ले सकते। ओके, फिर इसके बाद आता है लूज एसोसिएशन और नियोलजिज्म, क्लैंग एसोसिएशन, एकोलिया और वर्ड सलाह। तो ये हम पढ़ते हैं स्लाइड्स में। ओके, स्लाइड्स की तरफ आते हैं, इधर जो है ना ये वाले अल्फाज जो कम्युनिकेशन में ये इधर जो है ना हम वो डिस्कस करवाते हैं। तो ये वाला जो था एसोसिएटिव लूजनेस, ये अभी हम पढ़ेंगे कि विच refer to haphazard and confused thinking that is manifested in jumbled and illogical speech and reasoning। तो एसोसिएटिव लूजनेस में क्या होता है कि आपका जो वो होता है ना, आपका आप एक टॉपिक को फोकस नहीं करवा सकते, आप अपनी कम्युनिकेशन में एक टॉपिक को जुड़ते नहीं। एक इधर जो है ना आप एक चीज के बारे में बात शुरू करते हो,
फिर जंप लगाते हो किसी और टॉपिक में, फिर आपने जंप लगा दिया किसी और टॉपिक में, तो ये क्या होता है, आपका लूजनेस खत्म हो जाता है, आपका जो है ना वो होता है, आपके कनेक्शंस नहीं होते आपकी बातों में, आपके टॉपिक्स में। ओके, ये एसोसिएटिव लूजनेस है। ये वाला एम्बिवेलेंस तो हमने पढ़ लिया कि एम्बिवेलेंस भी हमारे पास निगेटिव उसमें आते हैं कि जिसमें जो है ना आपका क्या होता है, दो चीजों में आप डिसाइड नहीं करवा सकते, डिसीजन एबिलिटी आपका खत्म हो जाता है। आर्टिज्म या इसको ऑटोमेसिटी इसको हम कहते हैं, तो ये वाला फिर बाद में आते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करवाते हैं। लेकिन ये वाली जो सिम्टम थी ये नेगेटिव में थी, ये दोनों जो है ना किसमें, कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस में थी। इससे पहले जो अफेक्ट था वो इमोशंस में था। अब इसके बाद जो है ना नेगेटिव सिम्टम्स में ये वाले अफेक्टिव ब्लंटिंग, तो ब्लंटिंग के बारे में जो है ना हमने कहा किस चीज में, इमोशन में, ये वाला हमने डिस्कस करवा दिया ब्लंटिंग इफेक्ट। फिर एलर्जी भी हमने इमोशन में डिस्कस करवा दिया। अब एवल्यूशन है, एनहेडोनिया है और इम्बैलेंस भी हमने डिस्कस करवा दिया। एवल्यूशन और एनहेडोनिया ये हम किस चीज में करवाएंगे, बिहेवियरल जो डिस्टर्बेंसेस होती है उसमें जो है ना इसको हम डिटेल से डिस्कस करवाते हैं। इसके बाद जो है ना फिर कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव का मैंने कहा कि एक होते हैं पॉजिटिव सिम्टम, दूसरा होते हैं नेगेटिव सिम्टम, तीसरा हम डिस्कस करवाते हैं अबाउट द कॉग्निटिव। लेकिन कॉग्निटिव जो DSM-4 है उसमें ये एम्बेडेड है किस चीज में, नेगेटिव सिम्टम्स, और पॉजिटिव में ये एम्बेडेड है। इस वजह से जो है क्लासिफिकेशन जनरली हम करवाते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो DSM में होते हैं उसमें ये क्लासिफिकेशन नहीं है। अच्छा, तो ये था नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। अब आगे जो हम पढ़ते हैं ना कि लूज एसोसिएशन है, नियोलजिज्म है, क्लेइंग एसोसिएशन है, तो ये फिर इस वाली स्लाइड से शुरू होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना लूज एसोसिएशन का बारे में तो हमने पढ़ा कि जब आपकी क्या होते हैं, हेपोहाजिड थिंकिंग होते हैं, इलॉजिकल थिंकिंग या कंफ्यूज थिंकिंग होते हैं जिसमें कनेक्शंस नहीं होते, आपको कनेक्शन इंटरप्रेट होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, आई कांट गो टू द जू, आपने कहा कि मैं जू नहीं जाना चाहता, फिर कहा नहीं नहीं मनी, पैसे पैसे, फिर कहा ओ आई हैव हैट, मेरे पास तो एक वो हैट है, फिर आपने कहा दीज मेंबर्स मेक नो सेंस, अब अस्पताल में हो आप कहो कि ये मेंबर तो कोई काम के नहीं, फिर मैन व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या मसला है आपको। तो ये क्या है, ये आपकी बातों में वो नहीं है, एक कनेक्शंस नहीं है, एक टॉपिक से आप दूसरी टॉपिक में जंपिंग करवाते हो। फिर इसके बाद आता है न्यूलॉजिज्म। न्यूलॉजिज्म में क्या होता है, ये भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। न्यूलॉजिज्म में आप जो है ना जो बातें करते हो तो आप अपने आप से एक नया लफ्ज दरियाफ्त करते हो और उस पे जो है ना आप बात करवाते हो। इसका मतलब है न्यूलॉजिज्म, अगर आसानी से आप अपने लिए न्यू लॉजिक या न्यू वर्ड आप ढूंढते हो। मीनिंगलेस सेल्फ मेड वर्ड्स, इसमें जो है ना आप खुद से मीनिंगलेस अल्फाज बनाते हो। Words a person makes up that have meaning only for that person. It is often part of the delusional system. तो ये क्या होता है, इसमें इंसान ऐसा लफ्ज ढूंढता है जिसके माने का पता सिर्फ उसी और किसी और को पता नहीं, वो अदा करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार वो तो उधर उस लैंग्वेज में होता ही नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि इस लफ्ज का शायद जो है ना ये माना हो दूसरे लोगों को पता नहीं, ये अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड टू गो टू द हॉस्पिटल बिकॉज द नर्स आर लुकिंग फॉर मी। अब ये नर्स है, नर्स का इनने जो है ना अपनी तरफ से एक लफ्ज इजाद किया, नर्स मतलब क्या है, और नर्स आर लुकिंग फॉर मी, तो इसका मतलब क्या है कि कौन उसको देख रहा है, क्या मसला है उनके साथ। लेकिन ये जो है ना अपनी तरफ से एक न्यू लफ्ज जो है ना वो इन्वेंट किया, डिस्कवर करवाते हैं। अब इसके बाद जो है ना क्लेइंग एसोसिएशन भी कम्युनिकेशन अंडर द सब टॉपिक्स ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स में क्लेइंग एसोसिएशन। क्लेइंग एसोसिएशन में क्या होता है, the meaningless reaming of words often in a forceful manner। इसमें क्या होता है, इसमें आप meaningless reaming बनाते हो एक लफ्ज की, words associated according to the syllable sounds not the meaning। इसमें जो है ना आप साउंड्स के साथ जो है ना आप क्या करवाते हो, एसोसिएशन करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके रेन है तो पेशेंट डायरेक्ट शुरू करिए, रेन, पेन, बैंक, गैंग, लेन, मैन, देन, और इस तरह की जो है ना वो आगे चलते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लेइंग एसोसिएशन। अब ये क्लेइंग एसोसिएशन जो है ना ये होगा फोर्सफुल मैनर में। फोर्सफुल मैनर में क्या होता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है ना स्किज़ोफ्रेनिक, तो ज्यादातर होता है वो होता है स्किज़ोफ्रेनिक का जो पेशेंट होता है ना वो फोर्सफुल मैनर अपनाते हैं। फोर्सफुल मैनर क्यों, क्योंकि उसको जो है ना ऑब्सेशन होते हैं, कंपल्जन उसको साथ होते हैं, उसकी थिंकिंग डिसऑर्डर्स, थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज होते हैं। तो फिर जो है ना ये लफ्ज शुरू करते हैं ना तो स्लो से शुरू करते हैं, लेकिन आहिस्ता जो है ना उसमें फोर्सफुल बन जाता है। रेन, पेन, कैंग, बैंग, लेंग, लेन, देन, मैन, और आगे जो है ना वो चलते हैं जिस तरह जो है ना, तो ये फोर्सफुल मैनर पे वो इसको अदा करते हैं क्लेइंग एसोसिएशन। फिर इसके बाद आता है एको ले लिया। अब एक लेलिया में क्या है, एक लेलिया में वो करवाते हैं आपकी, वो करते हैं मिमिक्री, वो करते हैं आपकी, या आपकी इमिटेटिंग, आपका नकल उतारते हो। तो मिमिकिंग और इमिटेटिंग द स्पीच ऑफ अनदर पर्सन, किसी शख्स की अल्फाज का, किसी शख्स की अल्फाज का जब ऊंची नकल उतारते हैं तो उसको हम कहते हैं एको
ले लिया। अब ये जो है ना ये अल्फाज का नकल है। और दूसरा जो है ना वो है एकोप्रेक्सिया। बाद में आते बिहेवियर में वो हम डिस्कस करवाएंगे एकोप्रेक्सिया। वो क्या होता है, वो आपकी बिहेवियर का नकल उतारना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंजेक्शन उतार दिया तो वो भी कोशिश करते हैं कि इंजेक्शन उतार ले। आपने बल्ब पॉइंट उतार लिया तो वो भी बल्ब पॉइंट उतारते हैं। आपने जो है ना वो किया तो फिर वो क्या होता है उसमें बिहेवियरल वो होते हैं मोमेंट्स के थ्रू। और ये एकोलेलिया आपके अल्फाज के नकल उतारते हैं। आपने उनके कहा कि आपका नाम क्या है, वो भी कहते हैं कि आपका नाम क्या है। फिर आपसे उसे कहते हैं कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, तो वो भी कहते हैं कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं है। फिर आप उसको कहें कि आप अपनी गाँव का नाम बता दो, वो भी कहते हैं कि आप अपने गाँव का नाम बता दो। ये क्या है, ये एकोलेलिया है। जब आपके द नर्स सेज टू द पेशेंट टेल मी योर नेम, तो पेशेंट क्या कहता है, टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम। तो इस तरह जो है ना वो आपकी बातों का क्या करवाते हैं, नकल उतारते हैं। इसके बाद जो है ना फिर आते हैं वर्ड सलाद। वर्ड सलाद अब क्या है, तो वर्ड सलाद इसको हम कहते हैं, सलाद का मतलब जो आप पश्तो में ज्यादातर बोलते हो ना सलाद, मिक्सचर मिक्सचर। लेकिन इधर जो है ना इसका ऐसी लफ्ज है कि इसको मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट हैव नो मीनिंग। अब इसमें जो है ना अल्फाज और फ्रेजेस की मिक्सचर बन जाते हैं, अल्फाज और फ्रेजेस की मिक्सचर बन जाते हैं जिसका फिर कोई माना नहीं। तो फॉर एग्जांपल लोग कि आई एम, आप जैसे कि हाउ आर यू, तो वो आपको कहते हैं कि आई एम फाइन, एप्पल पाई, नो सेल, फर्नीचर स्टोर, टेक इट स्लो और सेलर डोर। तो ये अल्फाज क्या है, इसके दरमियान जो है ना एक मिक्सचर उन्होंने बना दिया, एक वो बना दिया कि अल्फाज का एक मिक्सचर उन्होंने बना दिया, ना कोई मीनिंग वगैरह सब कुछ जो है ना वो छोड़ के आपको एक मिक्सचर जो है ना उन्होंने दे दिया। तो ये क्या है, वर्ड सलाद फिर इसमें आते। तो ये किया था, ये जो था ये कम्युनिकेशन वाले नेगेटिव सिम्टम्स में। दूसरा कम्युनिकेशन में जो डिस्टर्बेंसेस आते तो ये उनकी साइंस सिम्टम्स थी। अब इसके बाद आते हैं थिंकिंग के हवाले से, जो साइंस सिम्टम्स है उसमें डिस्टर्बेंसेस है। तो थिंकिंग में कि फिर क्या होता है, थिंकिंग में फिर दो किस्म के होते हैं, थॉट प्रोसेसेस है और थॉट कंटेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं और साथ साथ में जो बिहेवियरल सिम्टम्स हैं कि बिहेवियरल सिम्टम्स फिर कौन से आते हैं, पॉजिटिव में आते हैं या नेगेटिव में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करवाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, फिर नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।